हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लाइट अप नॉलेज। ये मेरा फर्स्ट एवर इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। आपको इस चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट मिलेगा और आज हम इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी सीरीज़ फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ वैसे ही आज का हमारा टॉपिक टाइटल से क्लियर है, वो एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इस टॉपिक को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो आज जिस कंडीशन में है उसको फ्रेम करने में कौन कौन से इवेंट्स ने लीड किया है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक वेरी डीपली और हम हर उस टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम बात करते हैं 20 अगस्त 1917 को क्या होता है। तो 20 अगस्त को जो एडविन मोंटागू है, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया हैं, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया। ठीक है, और उस डिक्लेरेशन को क्योंकि उन्होंने अगस्त में दिया था तो उन्होंने उसका नाम अगस्त डिक्लेरेशन रख दिया था। और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ होता है कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना है, ब्रिटिश एम्पायर को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। अभी तक क्लियर होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, बट आखिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्या? तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो तब तक पावर में रहती है व्हेन इट इज़ लाइक बाय द पीपल, और वो किसी टाइम भी कोलैप्स कर जाती है व्हेन गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में एक बात थी। वो बात क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लान कर रही थी इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बट कब तक? तो ये अगस्त डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं था। बट एक बात नोट करने लायक है कि 1917 में इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि वो इंडिया में डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे। अब उस कॉलोनियल फेज से इंडिपेंडेंट या फिर सेल्फ गवर्निंग स्टेज पे आने तक वो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो दो स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे टू रीच दैट कॉलोनियल फेज फ्रॉम सेल्फ गवर्निंग फेज। वो दो है कि वो अलाउ करेंगे कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और धीरे धीरे दे विल स्टार्ट डेवलपिंग सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो इन दो तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में धीरे धीरे ग्रेजुअली दे वांटेड टू स्टैब्लिश अ सेल्फ गवर्निंग और डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। So let's talk about what changes were made in the Government of India Act 1990. सबसे पहला बड़ा चेंज जो इंडियन वॉइसरॉय काउंसिल है उसमें पहले एक इंडियन अलाउड था, अब एक की जगह 2 इंडियंस अलाउड है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है वो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ में आने लग गई थी, जैसे कि फाइनेंस कमेटी। और पहले क्या होता था ना, ज़्यादातर जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट है वो इलेक्ट होके आते थे इंडियंस, बट अब ऐसा नहीं था। इंडिया में ईयर 1920 में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और जिसके थ्रू जो ये सीट्स हैं डायरेक्टली फुलफिल होती हैं इंडियन काउंसिल में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ही प्रपोज करता है कि इंडिया में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन लॉन्च किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कहीं ना कहीं ये प्रोविज़न होता है कि एग्जैक्टली 10 साल बाद उसके इफ़ेक्ट्स को जो क्या क्या चेंजेस लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको टेस्ट करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए एक साइमन कमीशन करके एक कमेटी लॉन्च होगी। बट इसके 2 साल पहले ही लॉन्च हो जाती है, यानी कि 1927 में ही साइमन कमीशन लॉन्च हो जाता है। और ये साइमन कमीशन क्यों लॉन्च होता है? साइमन कमीशन इसलिए लॉन्च होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के जो सारी चीज़ें उसको एग्जामिन करने के लिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर इवेंट दैट हैपेंड आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वो होता है साइमन कमीशन 1927 में। इसके चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन। और ये क्यों कॉन्स्टिट्यूट होता है कमीशन? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फैक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। तो इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में अरेंज करती है और उनमें वो किन किन को इन्वाइट करती है? इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, प्रिंसली स्टेट और अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को इनवाइट करती है इंडिया से।
तो एज अ रिज़ल्ट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती है। फिर उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ये फैक्ट अप्रिशिएट करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, बट एट द सेम टाइम हर गवर्नमेंट का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो एम.एन. रॉय इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडिया दिया था कि इंडिया में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। तो बेसिकली इन्हीं के बेसिस पर, मतलब ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनैक्ट होता है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले यहाँ पर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है दे हैव बीन गिवन द राइट कि आप अपने अकॉर्डिंग और अपने जो अफेयर्स के डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं। तो देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंट्रोड्यूस किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल। सो कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई है प्रोविंशियल लेवल पर, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और सेकेंड पॉइंट ये रहता है कि अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अलाउड टू वोट, दैट इज़ 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो दीज वर द 3 मेजर पॉइंट। इसके बाद जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट लीड करते हैं वो 1938 के बारे में है, जो हम डिस्कस करते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट दैट टुक प्लेस आफ्टर 1935। जैसे हमने बात की 1938 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड पहले थी वो एक स्टेप आगे बढ़ चुकी थी, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये स्टेटमेंट दिया था कि फ्री इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं वो इंडियंस होने चाहिए, मतलब हमें ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है अगस्त ऑफर 1940 में, तो ये नेहरू की डिमांड एक्सेप्ट हो जाती है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो जाती है, वो क्या चीज़ क्लियर होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म होगी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके अंदर सिर्फ इंडियन नेटिव्स होंगे। ओके, सो द थिंग इज़ दैट धीरे धीरे हम कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में और भी ज़्यादा क्लोजर आ रहे हैं। डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये अभी भी एक क्वेश्चन था कि कितने मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, कितने मेंबर्स डिप्रेस क्लासेस और मुस्लिम लीग से आएंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मिशन भेजती है इंडिया, जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, क्योंकि इसके चेयरमैन थे सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स। तो इस मिशन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए बनाने के लिए, ठीक है, और बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही वो कुछ कर पाएंगी, ठीक है। और जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है, तो दैट विल बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, और कुछ नॉमिनेट भी होकर आएंगे बाय द प्रिंसेस। इसके अंदर एक क्लॉज था राइट टू सेसीड करके, जिसका मतलब ये था कि जो प्रोविंसेस अनविलिंग हैं, ठीक है, जो प्रोविंसेस अनविलिंग है वो इंडियन यूनियन से अलग होकर अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इट वाज अ ब्लूप्रिंट टू पार्टीशन, ठीक है, और बाकी मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट किया बिकॉज वाज नोवेयर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग पाकिस्तान। सो ये भी मिशन फेल हो जाता है एंड द क्रिप्स मिशन फेल्ड एंड अल्टीमेटली इट रिटर्न बैक ऑन April 12, 1942। तो दैट इज़ द होलसम अबाउट कि क्रिप्स मिशन क्यों फेल होता है, राइट टू सेसीड क्लॉज के कारण ये फेल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का बंटवारा कर रहे हैं और इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं कि जो इवेंट्स हैं इसके बाद क्या होता है। 1945 सितंबर में वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है और ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं। तो अब 1945 सितंबर में क्या होता है, जो वॉइस रॉय है लॉर्ड वेवल, उन्होंने अनाउंस किया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे, किसके बीच, दिसंबर 1945 से जनवरी 1946। देयरफॉर इलेक्शंस होते भी हैं और इलेक्शंस होने के बाद सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो उस टाइम वॉइस रॉय कौन थे, वॉइस रॉय लॉर्ड वेवल, ठीक है, और ये कब होता है, सितंबर 1945। लेट अस टॉक अबाउट रिजल्ट्स एट प्रोविंशियल लेवल। सो 11 में से जो 8 प्रोविंसेस थे दे वर वन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आसाम, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस। और बाकी के 3 प्रोविंस बंगाल, सिंध और पंजाब, यहाँ पर मुस्लिम लीग जीतती है।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस अटेम्प्ट किया कि वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करे। उसके लिए उन्होंने मार्च 1946 में क्लेमेंट एटली, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल को सेंड किया इंडिया। और वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड A.V. अलेक्जेंडर, हु वाज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। तो अब ये इस मिशन में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन नाम दिया जाता है। और इसका मिशन क्या होता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या प्रपोजल दिया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल सीट्स जो उन्होंने बताई कि टोटल सीट्स 389 होंगी, जिनमें से जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की सीट है वो जो इलेक्ट होके आएंगे वो उनका नंबर है 296। ठीक है, ये तो हो गया कि इलेक्टेड मेंबर्स कितने। अब बात करते हैं कि प्रिंसली स्टेट से कितने नॉमिनेट होकर आएंगे, 93। तो ये सारे प्रोविजंस प्रपोज किए थे इस कैबिनेट मिशन ने, ठीक है, जो कि लाया गया था बाय द 3 मेंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो चेंजेस आते हैं वो क्या क्या इंट्रोड्यूस किए थे। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो सीट्स थी जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आती है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा सीट्स, कम पॉपुलेशन कम सीट्स। और ये सीट्स किसके अकॉर्डिंग अलॉट होगी? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, सिख्स इन जनरल, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविंस। और जो मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैं वो नॉमिनेट करके आते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल होता है कि आखिर कौन इलेक्ट करेगा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के मेंबर्स को? तो दे विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। और हमने ऑलरेडी देखा था कि 1946 में कि पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविंस इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। तो वही इलेक्टेड लोग आगे हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हुए थे डायरेक्ट इलेक्शंस, अब हुए थे इनडायरेक्ट इलेक्शंस, क्योंकि मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही चूज़ करेंगे द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन की रिजल्ट की। सो द इलेक्शंस हैपेंड इन जुलाई अगस्त 1946। तो जिसमें से टोटल प्रोविंशियल सीट्स होती है 296, इंडियन नेशनल कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग से 73 मेंबर्स और अदर पार्टीज़ और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी 15 सीट्स रहती है। प्रिंसली स्टेट्स की यहाँ पर 93 सीट्स रहती है। अब यहाँ नोट करने लायक बात है कि जो मुस्लिम लीग है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था दे वुड स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है। अब इस मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इस मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस की 208 मेंबर्स अलॉन्ग विद अदर 3 मेंबर्स। अब कौन कौन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? कौन कौन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट। और एक फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसको टेम्प्रेरी चेयरमैन बना दिया जाता है। तो वहाँ पर उस वक्त डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा थे, तो ही वॉज मेड द टेम्प्रेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये सफ़र होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का, कितने कितने मेंबर्स कहाँ से आते हैं, किसने पार्टिसिपेट किया होता है और किसने नहीं किया होता है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम प्रॉपर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमें क्वेश्चंस भी लाने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। योर सजेशंस आर ऑलवेज इन्वाइटेड। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।